जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। आज हमारी साइंस की क्लास नंबर 23 है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखना एंड तक। सभी सीरीज को, चाहे साइंस की सीरीज हो, हरियाणा जीके की सीरीज हो, सभी को ज्वाइन करो टाइम से। हमारी सीरीज का टाइम ये है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे और डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चलता है लाइव। हरियाणा ग्रुप डी के लिए 100 दिन 100 मॉक टेस्ट चलेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं विद हरियाणा करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए कि कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, इसमें से बोला गया है, पहला है, इसकी स्थिति, इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात हो रही है घर्षण की, यानी कि फ्रिक्शन की। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। घर्षण क्या है? घर्षण एक ऐसा बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है और गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यह बल गति को धीमा करता है और यह रोक सकता है। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अराइजेज व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई घर्षण कब होगा? जब कोई चीजें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी भाई? जब चीजें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी? कांटेक्ट करेंगी और मोशन के अंदर होंगी। और जो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो सभी गतिशील वस्तुओं पर, यानी कि जो गति के अंदर है, जो मोशन के अंदर है, उनके ऊपर लगेगा। उनको ये क्या कर देगा? या तो डाउन कर देगा उनकी गति को, उनकी स्पीड को, या उनको मेरे दोस्तों रोक देगा। तो दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि आप इसको हाथ से इधर से खींच रहे हैं और फोर्स इधर से लग रहा है, घर्षण बल। यानी कि कोई चीज जैसे नीचे ये बॉक्स है, आप बॉक्स खींचते हैं हाथ से इधर, लेकिन वो नीचे जमीन के घिसते हुए चलता है, यानी कि घर्षण बल इधर रखता है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है। नेक्स्ट है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल का उदाहरण कौन सा है? चुंबक द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण देखिए, चुंबक, ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट लाइक आयरन विदाउट टचिंग देम। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चुंबक है, ये चुंबक का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। चुंबक के चिपक जाती हैं जो लोहे की चीजें हैं या कोई दूसरा चुंबक है वो चिपक जाता है। ठीक है, और कभी भी चुंबक के साउथ साउथ पोल नहीं चिपकते हैं, नॉर्थ साउथ होने चाहिए, अपोजिट पोल चिपकते हैं। तो ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट लाइक आयरन विदाउट टचिंग देम। ठीक है, यानी कि उनको टच किए बिना ही क्या कर लेता है? उनको कैच कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल थोड़ी है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं भाई, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है ये वस्तु के बिना कॉन्टैक्ट के अंदर ही आए क्या कर लेता है? उसको अट्रैक्ट कर लेता है। उसको हम क्या बोलेंगे? गैर संपर्क बल बोलेंगे, असंपर्क बल बोलेंगे, यानी कि बिना संपर्क में आए उसको वो क्या कर लेता है? खींच लेता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और किसके कारण होता है ये? अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ ए एंड बी। देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है? एक ऐसा फोर्स दैट एक्ट्स विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने चुंबक का उदाहरण दिया था। असंपर्क बल वह बल होता है जो बिना छुए कार्य करता है। तो देखो, ये मस्कुलर फोर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे आप अपनी बोलते ऐसे दिखाते हैं ना, मेरी बॉडी देख ले कितनी है। ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई आप पृथ्वी के ऊपर चल पाते हैं, किसके कारण चल पाते हैं? ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और एक मेरे दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट रहेगा भाई। जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल है और जो आपका पेशीय बल है, ये किसके उदाहरण है मेरे दोस्तों?
असंपर्क बल के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो जब दो चुंबक रहते हैं और उनके जो समान जो पोल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन असमान जो पोल हैं उनके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो वस्तुओं के बीच में अट्रैक्ट के कारण और रिपेल के कारण, यानी कि रिपेल किसके कारण होगा, धक्का, रिपेल में क्या होगा, धक्का देगा, और अट्रैक्ट में क्या होगा, उसको खींचेगा। ठीक है, तो चुंबकों के बीच में लगने वाले बल को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको संपर्क में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? अगर आपको किसी चुंबक के बीच में फोर्स को देखना है तो उनको संपर्क में लाना पड़ता है। ठीक है, संपर्क में, एक दूसरे के पास में। जैसे मैं आपको बोलूं, एक चुंबक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लोहा तो इसको चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके पास में ऐसा ही दूसरा चुंबक लेकर आओगे, भाई इनके कांटेक्ट में लेकर आओगे तभी पता चलेगा। ठीक है, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, ये भी हो सकता है। भाई जैसे थोड़ा सा पास में लेके आओगे, बिल्कुल चिपकाओगे नहीं, वो दूर से ही उसको खींच लेगा। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। ये तो दिया गया भाई इसमें, फिर ग्रेविटेशनल, मस्कुलर और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है, जैसे पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, बिना संपर्क किए, बिना आकर्षित किए, उनको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भाई, पेड़ों से या पेड़ से जैसे सेब गिर रही होती है, वो भी एग्जाम्पल दिया था उसी के द्वारा ही वैज्ञानिकों ने। भाई पेड़ से सेब का गिरना भी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। तो वो भी भाई, पेड़ से जब कोई फल गिर रहा है तो वो किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो भी बिना संपर्क के गिर रहे हैं। ठीक है, और पेशीय बल एक संपर्क बल है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मस्कुलर की सहायता से ये लगाया जाता है। भाई आप बॉडी दिखाओगे किसी को तो बल लगा रहे हो। ठीक है, किसी वस्तु को आप धकेल रहे हो अपने हाथ को, तो आप यही बोलोगे जो ग्रेविटेशनल है और जो मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक है, ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं। तो इसमें आप ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए भाई, ए और सी इसका आंसर होना चाहिए, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, ये और ये। ठीक है, ए और सी इसका आंसर होना चाहिए। अगर ये पूछ लेता कि संपर्क बल के उदाहरण नहीं है तो फिर आप इसमें लगा देते थे पेशीय बल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जब हम अकेले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिरते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार। ठीक है भाई, केले के जब हम छिलके के ऊपर गिरते हैं तो कदम रखते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? केले का छिलका पहली बात तो चिकना होता है और घर्षण बहुत कम होता है। भाई कोई चीज जितनी ज्यादा चिकनी होगी उसमें फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, जिसे पकड़ नहीं मिलती और हम फिसल कर गिर जाते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय खिंचाव बल लगाता है, ये थोड़ी चुंबकीय बल लगाता है। केले के छिलके की अच्छी पकड़ होती है, अच्छी पकड़ नहीं होती, अच्छी पकड़ होगी तो हम गिरेंगे ही नहीं। केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण इतना कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी, द बनाना पील इज स्लिपरी and the friction on it is so low that we do not get enough grip to stand. Next, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल के समान दिशा में कार्य करता है। देखो इसके अंदर पूछा गया कौन सा कथन सही है। भाई घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करता है। जैसे आप कोई चीज है, यहाँ से ये जो को बॉक्स है, आप इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके उसको खींच रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिट होता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। भाई फ्रिक्शन किसके कारण होता है, तभी तो फ्रिक्शन होगा कोई चीज में, वो आपको पीछे की तरफ खींचेगी, आप उसको आगे खींचोगे, तभी तो उसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, पहला सही है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, भाई फ्रिक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में जो आप खींच रहे हो ना, उसके अपोज में करता है। तो ये सेकंड वाला गलत है, केवल और केवल पहला इसके अंदर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि फोर्स मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? स्प्रिंग बैलेंस यानी कि कमानीदार तुला, श्वसन मापी यानी कि स्पायरोमीटर, फैदोमीटर, और मेरे दोस्तों फ्रेमिंग, यहाँ पे दिया गया फ्रेमिंग स्क्वायर।
ठीक है। कमानीदार तुला, यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी भी है, अपने घरों में मिलता है, ठीक है। ऐसे एक नाप तोल वाली एक विधि रहती है, आजकल तो डिजिटल आ गया है, एक बाट वाला रहता है और एक ऐसे कांडा भी रहते हैं ना, उसको आप घर में किसी भी खुंटी के ऊपर टांग करके, जैसे कपास तोलते थे, कपास की गंठड़ी को उसके बांध करके, नीचे कुंडी होती है उसके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, कमानीदार तुला बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर फोर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यदि दो वृक्षस्तों को पुलिस किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच घर्षण बल, इफ टू रफ सरफेसेस, भाई दो रफ सरफेस हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, बिफोर पॉलिशिंग, ऐसी दो कोई भी टुकड़े हैं, लोहे के हैं, किसी भी चीज के, वो बिल्कुल रफ है, मतलब चिकने नहीं है, और उनको बाद में पॉलिश करके ऐसे बना दिया गया दोनों टुकड़ों को, ठीक है। If two surfaces are polished and placed in contact, then the friction force between them, तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा या आइदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देखो, यदि दो वृक्षतों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच में जो घर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, भाई घट जाएगा। भाई कोई चीज जब ज्यादा चिकनी होती है ना तो घर्षण कम होता है, जैसे मैंने केले के छिलके का एग्जांपल दिया था, और जो चीज है ज्यादा खुरदरी होगी उसको आप खींचोगे तो उसको खींचने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, और जो ज्यादा चिकनी होगी उसको आप आराम से खींच लोगे, क्योंकि चिकनी चीज में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, घट जाता है चिकनी चीजों पर, जब आप किसी चीज को चिकना कर देते हो, पॉलिश कर देते हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। पहला क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, पहला बोल रहे हैं यानी कि द फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड स्टार्ट इट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बोल रहे हैं कि ये फोर्स स्टार्ट टू मोशन और ये फ्रिक्शन, देखो किसी भी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी कि फिर दोबारा बता रहा हूं, स्थैतिक घर्षण किसको बोलते हैं, यानी कि आप स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलोगे। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देख रहे होगे एक बॉक्स है, ठीक है, और जब आप इस बॉक्स को धक्का दोगे, जब आप इस बॉक्स, ये बॉक्स एकदम एक जगह पे रखा हुआ है विराम अवस्था में, अगर आप इसको गति प्रदान करोगे, मोशन में लेकर आओगे तो इसको धक्का देना पड़ेगा, और जब इसको धक्का दोगे तो आपने इसके ऊपर एक क्या लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं अगर उस फ्रिक्शन फोर्स को हमें तोड़ना है तो हमें कौन सा फोर्स, कौन सा घर्षण बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। द फोर्स टू required to keep an object moving with the same speed is a measure of kinetic friction। भाई यानी कि कोई चीज है अगर हम उसको मोशन सेम स्पीड में रखना चाहते हैं, सेम स्पीड में, उसकी स्पीड नहीं बदलना चाहते, सेम स्पीड में चलाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा, इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही है भाई, अच्छे एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, यदि वह घर्षण न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था, या इनमें से सभी। ये बोला यदि घर्षण न होता तो क्या होता मेरे दोस्तों, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। धागे में गांठ नहीं बांध पाते अगर घर्षण नहीं होता, घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था, तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोई भी वस्तु है अगर आप उसको मोशन में लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर मोशन में लेकर आ रहे हो, वो कभी नहीं रुकेगी अगर घर्षण नहीं होगा,
जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड में है गाड़ी, भाई कब रुकती है वो, ब्रेक लगते हैं, और ब्रेक क्या करते हैं, टायर को क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, घर्षण करते हैं। ठीक है, तो अगर घर्षण नहीं होगा, कोई चीज अगर मोशन में है वो चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। जैसे आपने देखा होगा, यदि घर्षण नहीं होगा, आप पेन पेंसिल से नहीं लिख सकते भाई, घर्षण से ही तो लिखते हो, फोर्स लगाते हो, घस के घर्षण ही तो है वो भी। ठीक है, या भाई आप चौक से किसी भी बोर्ड के ऊपर लिखते हो। ठीक है, वाहन के जो टायर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, अगर ब्रेक नहीं होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रोकेंगे नहीं। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के ना आप किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते, तो ओल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक होता है, मशीन के गतिशील पुर्जों में, चलने में, ब्रेक लगाने में, कलम से कागज लिखने में। देखिए, फ्रिक्शन जो है एक हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। क्यों है, क्योंकि ज्यादा घर्षण अगर किसी चीज के अंदर होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, घिस जाएंगी, चाहे वो पेच हो, चाहे वो बॉल बेरिंग हो। ठीक है, जैसे आपके जूता, कोई बोलता है ना, कोई किसी का जूता जल्दी घुस जाता है, और किसी के जूते 1 साल नहीं टूटेंगे वही जूता, और किसी का 2 महीने के अंदर टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा घर्षण करके चलता है, कोई पैर को घिसरा के चलता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो निम्न में से किस में घर्षण हानिकारक होगा, चलने में, ब्रेक लगाने में, कलम से कागज पर लिखने में, या ज्यादा हानिकारक पूछा गया किसके अंदर होगा, मशीन के गतिशील पुर्जों में। ऑप्शन नंबर ए, अननेसेसरी फ्रिक्शन कोज वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स एंड जनरेट हीट्स। भाई अगर ज्यादा कोई मशीन ज्यादा स्पीड से घूम रही है, अगर उसके अंदर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर चिंगारी पैदा हो सकती है, उसके अंदर आग लग सकती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैसे तो हानिकारक चलने में भी है, लेकिन अगर ज्यादा घिस के चलोगे तो ऐसा तो नहीं है आपका पैर टूट जाएगा, लेकिन आपके जूते जल्दी खराब हो जाएंगे, बस इतना ही है। ठीक है, तो हार्मफुल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक नहीं है, जूतों के सोल में, पेंच में, बॉल बेरिंग में, या ब्रेक लगाने में। देखिए, घर्षण किसके अंदर हानिकारक नहीं है, जूतों के सोल में तो हानिकारक है भाई, अगर ज्यादा घर्षण करते हुए चलोगे तो जूतों का सोल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे। फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्टॉपिंग व्हीकल्स। ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन भाई जरूरी है चलने के लिए भी, किसी सब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए भी, और स्टॉप करने के लिए भी व्हीकल को। लेकिन बोला हानिकारक किसके अंदर नहीं है, ब्रेक लगाने में हानिकारक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अगर बॉल बेरिंग है, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा वो। पेंच में भी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, वो भी टूट जाएगा जूतों का सोल, लेकिन ब्रेक्स नहीं, क्योंकि ब्रेक अगर मेरे दोस्तों घर्षण से ही ब्रेक लगते हैं। ठीक है, घर्षण से ही क्या लगते हैं, ब्रेक लगते हैं। कार हो गए, ट्रक हो गए, कुछ भी हो गए, बुलडोजर हो गए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है। कभी आप कैरम बोर्ड खेल रहे होंगे, उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट पाउडर छिड़का जाता है, क्यों भाई, घर्षण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बता, कहीं कहीं आप तेल में मशीन में तेल डालते हो, तो वो भी किस लिए डालते हो भाई, घर्षण ना हो। ठीक है, यदि दरवाजे के कब्जे पर स्नेहक लगाया जाता है तब घर्षण में क्या होगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है लुब्रिकेंट। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि इनमें से बताइए लुब्रिकेंट का कौन सा उदाहरण नहीं है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट एक ऐसी चीज है यानी कि जिसको स्नेक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगर दरवाजे के कब्जे हैं, अगर जंग लग गया है, अगर उसके अंदर तेल लगा दोगे, ठीक है, स्नेक लगा दोगे, लुब्रिकेंट लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा भाई, उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कभी आप अपने घर पे देखना, दरवाजे अगर खराब हो गए, उसके कब्जे खराब हो गए, अगर उसके अंदर तेल डाल दोगे ना, तो सही से दरवाजा खुलने लगेगा, भिड़ने लगेगा। अपनी कुंडी भी होती है, उसमें भी डाल देते हो। लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक्स मोशन स्मूथ मेरे दोस्तों।
ठीक है। इसलिए ही कुछ मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग करने के लिए बोला जाता है, तेल का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, घर्षण को कम करता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा गया मेरे दोस्तों। उसको स्नेक कहा जाता है, उसको लुब्रिकेंट कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हेल्प मशीन पार्ट्स ऑफ मूव स्मूथली। जैसे यहाँ पे ये बैरिंग है, ये गियर है, तो इसके अंदर तेल डाल देते हैं। जब कोई निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे ये पहिया है, तो ये जमीन है या रोड है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन कॉल्ड, यानी कि इसके रेजिस्टेंस, बोला है कि उसकी गति के प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकना किसी चीज को, प्रतिरोध करना, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा, बोला उसके गति के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, डी, यानी कि लोटनिक घर्षण कहा जाएगा। लोटनिक घर्षण कहा जाएगा। लोटनिंग लिख दिया, हिंदी रोलिंग बोलना चाहिए यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे रोलिंग ही लिख देना चाहिए। वैसे इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में इसको लोटनिक बोलते हो, लोटनिक घर्षण, ठीक है। लोटनिक हिंदी में बोलते होंगे रोलिंग फ्रिक्शन। When a body rolls over a surface, the resistance offered by the surface is called rolling friction, ठीक है। जब एक वस्तु किसी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, ठीक है, तो उसके गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, लोटन घर्षण कम कर देता है, यानी कि जो रोलिंग है वो क्या कर देता है, घर्षण फ्रिक्शन कम कर देता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, बॉल बेरिंग का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। बॉल बेरिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए भाई, घर्षण को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए। टू रिड्यूस फ्रिक्शन भाई, ये बॉल बेरिंग बोलते हैं इसको, इस प्रकार का ये बेरिंग बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेक मोशन स्मूथ। नेक्स्ट बताइए, साइकिलों के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर, आपकी मोटर के अंदर बेरिंग नहीं होगा तो कैसे चलेगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। निम्न में से कौन सा लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता क्रम है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर रोलिंग। मैंने आपको रोलिंग फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया और आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा उनका सही बढ़ता क्रम है। लोटनी घर्षण के बारे में बताया था, रोलिंग घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रोल कर रही होती है तो उसके मोशन को, रेजिस्टेंस की जो प्रतिक्रिया है, यानी कि उसके गति के प्रतिरोध को, उसके मोशन के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे आता है आपका सर्पी घर्षण, ठीक है। सर्पी घर्षण की मैं बात करूं, इंग्लिश में आप क्या बोल दोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, ठीक है, जब कोई एक वस्तु या कोई एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है किसी भी चीज की, तो उसके बीच में लगने वाला जो घर्षण है उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण बोलेंगे, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, स्थैतिक, हाँ ठीक है, स्लाइडिंग बोलेंगे। सर्पी का मतलब है स्लाइडिंग, स्टैटिक मतलब स्थैतिक। जब वस्तु को सतह, किसी भी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी सरफेस पर एक विराम अवस्था के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो अपना जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वो अपना कार्य करता है, ठीक है। लेकिन जब उस चीज को आप लुढ़काते हो, ठीक है, कोई चीज है जैसे पहिया है, वो किसी सतह पर घूमता रहता है, ठीक है, लेकिन हर जगह फ्रिक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है, हर जगह फ्रिक्शन चेंज होता रहेगा हर पॉइंट के ऊपर। संपर्क बल होने के कारण घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोटनिक घर्षण है, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हो, वो उसका मान जो है वो सबसे कम होता है। तो बढ़ता क्रम बताना है तो सबसे कम किसका रहेगा, रोलिंग घर्षण का रहेगा, ठीक है, रोलिंग घर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसके अंदर, रोलिंग घर्षण।
क्योंकि ये कम होता है। कम का मतलब है भाई कोई चीज घूमेगी कब, अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो कम घूम पाएगी। तो लोटनी के जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है। उसके बाद में मेरे दोस्तों सर्पी यानी कि स्लाइडिंग, और उसके बाद में स्टैटिक। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन। तो बढ़ता सही क्रम कौन सा हो जाएगा, घर्षण का सही बढ़ता क्रम बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, पूछा गया कि तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है। तरलों द्वारा द फ्रिक्शन फोर्स एक्सटेंडेड बाय ए लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एडहेशन। एडहेशन कहा जाता है, कर्षण कहा जाता है। जब कोई वस्तु तरल पदार्थ में गतिमान होती है, जैसे कोई आदमी ही ये तैर रहा है, when an object move in a liquid the liquid exerts a friction force against it। तो तरल जो है इसके विरुद्ध घर्षण बल लगाता है। ठीक है, आप उस पानी को ऐसे हटाते हो लेकिन पानी उल्टा आपके ऊपर बल लगाता है, तो तरल पदार्थ के द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसको हम एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस पर घर्षण बल निर्भर करता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड। पहला दिया गया है सतह की रुक्षता, रफनेस ऑफ द सरफेस। बिल्कुल डिपेंड करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि अगर चिकनी सतह होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, खुरदरी होगी तो ज्यादा होगा। लंबवत प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वस्तु किस स्थिति में रखी है, नीचे सरफेस पे रखी है या लटकी हुई है। ठीक है, जब आप किसी चीज को ऊपर से नीचे यानी कि कोई ऊंचाई पे चीज है और उसको नीचाई पे लेके आ रहे हो, तो क्या आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो घर्षण कम है, तभी तो फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो घर्षण ज्यादा है। तो ये लंबवत प्रतिक्रिया पे भी डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट, घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन इट्स रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, देखो ये मोशन डायरेक्शन है और फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में लगता है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन आप यहाँ पे एक गोलाई का आकार का देख रहे हो और ये एक चपटा आकार है, अलग से आकार का, मछली के आकार का। तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, मोशन, शेप, ऑब्जेक्ट, नेचर, हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है भाई। वो किस प्रकार का मटेरियल है, उसकी शेप कैसी है। मान के चलो एक चकोर बक्सा है, उसको आपको लुढ़काने में, उसको खींचने में थोड़ा ज्यादा जोर लगेगा। अगर वही चीज थोड़ी गोल है तो कम जोर लगेगा, पैर से ऐसे धक्के मार दोगे रुड़ती हुई जाएगी। तो हर चीज पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, दोनों के दोनों पे डिपेंड करेगा। ध्वनि किसके द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो चुका है स्टार्ट साउंड का, ध्वनि जिसको हम बोलते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीकिंग पीपल या ऑस्किलेटिंग बॉडीज। सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी वस्तु की अपनी जो गति है भाई, आगे पीछे होता है, कोई भी वस्तु आगे पीछे होती है तो उसमें क्या होती है, कंपन पैदा होती है। तो ध्वनि किसके द्वारा निर्मित होती है मेरे दोस्तों, कंपित वस्तुओं के द्वारा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा मेरे दोस्तों, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई आप रबड़ का छल्ला लेते हो और उसको ऐसे खींचते हो आप, ठीक है, उसको खींचते हो और खींच के जब एकदम से छोड़ते हो ऊपर से, तो उसको खींचोगे और एकदम से छोड़ोगे तो उसके अंदर क्या होगा, कंपन पैदा होगा और वो छल्ला जो है थोड़ी सी ध्वनि भी उत्पन्न करेगा, साउंड भी उत्पन्न करेगा। जब ये अगर किसी चीज में कंपन ही नहीं होगी तो ध्वनि क्या हो जाएगी, साउंड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, किसी वस्तु की इधर और उधर या आगे और पीछे की गति क्या कहलाती है। पूछा गया द बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपन, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे आगे पीछे, किसी वस्तु की इधर और उधर या आगे और पीछे की गति क्या कहलाती है, कंपन कहलाती है। नेक्स्ट भाई, कुछ भी आप बजाते हो, ठीक है,
उसमें भी कंपन होती है, ढोल बजाते हैं उसमें भी कंपन होती है। कंपायन वस्तुएं ध्वनि करती हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, पहला तो सही स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, दीज वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट फील देम बट कैन इजिली सी देम। ये बोला है ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका जो एम्पलीट्यूड है उनका इतना कम होता है कि हमें उन्हें अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन आसानी से देख पाते हैं, ठीक है, आसानी से देख पाते हैं। देखिए ये जो कंपन होती है ध्वनि तो उत्पन्न करती है, पहली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ज्यादातर जो कंडीशन होती है उनके अंदर उसका जो एम्पलीट्यूड है इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, स्पीकर बज रहे हैं, स्पीकर में कंपन तो होती है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते, कंपन स्पीकर की देख नहीं पाते हो आप, ठीक है, तो उन्हें आप देख नहीं पाते लेकिन इनको अनुभव कर सकते हो। अनुभव का मतलब है जब कोई स्पीकर ज्यादा से बजेगा तो उसके अंदर धुर 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 ऐसे आवाज सुनाई देगी थोड़ी सी आपको, उनको महसूस तो कर सकते हो लेकिन देख नहीं पाते, आसानी से नहीं देख पाते। वैसे आपको देखना पड़ेगा, स्पीकर ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे बजेगी, तो यहीं पे इसने बोला कि लेकिन आसानी से देख पाते हैं, नहीं देख नहीं पाते हैं आसानी से, तो केवल और केवल पहली स्टेटमेंट सही रहेगी, सेकंड गलत है। नेक्स्ट बताइए, मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय वॉइस बॉक्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वास प्रणाल, अवटू यानी कि ऑस्टेचियन ट्यूब, या एपीग्लोटिस यानी कि उपकंठ जिसको आप बोलते हो। तो मेरे दोस्तों अपने जो वॉइस बॉक्स है ना, ये अपना भी एक स्पीकर है, वॉइस बॉक्स, ठीक है, किसी का स्पीकर बहुत तेज होता है जैसे लड़कियों का, ठीक है, स्पीकर बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा बोलती है, तो वहाँ के अंतर आ जाएगा वॉइस बॉक्स। मनुष्य के अंदर जो ध्वनि है, लेरिनिक्स जिसको आप बोलते हैं, लैरिनिक्स बोलते हैं, ठीक है, लैरिनिक्स बोलते हैं, जिसको आप कंठ बोलते हैं, जिसको आप वाक यंत्र बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं अभी, तो अपनी उंगलियों को अपने कंठ पर रखिए, ऐसे बीच में है ना, ये आपकी जो बीच में रखिए यहाँ पे, तो एक आपको जो आपका उभरा हुआ जो बाघ है ना, उसको देख लीजिए, वहां पे रख लीजिए उसको, तो आपको निगलोगे तो भी आपको प्रतीत होगा, वही आपका क्या है, वाक यंत्र है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखोगे, जब आप बोल रहे हो, मैं खुद रख के देख रहा हूं, जब आप दे रख के देखोगे तो क्या होगा, उसमें थोड़ी सी आपको उंगली के अंदर आपके अंदर कंपन पैदा होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट के अंदर बोल रहे हैं कि द लिरिक्स और वॉइस बॉक्स हैज टू वोकल कॉर्ड स्ट्रेच अक्रॉस इट, ठीक है, ठीक है। वॉइस बॉक्स में बोल रहे हैं कि जो लिरिक्स है या आपका जो वॉइस बॉक्स है उसमें टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच अक्रॉस इट, ठीक है, एक दूसरे के वो होती है एक्रोस स्ट्रेच होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था इपेल्यूगिट्स और ट्रेचिया, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर आउट थ्रू द ग्लोटिस द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। ये गलत है भाई। जब भाई आप बताइए, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए, अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है, क्या आपका जो गला है, आपका जो वोकल कॉर्ड है, क्या वाइब्रेट करेगा? नहीं करता है, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर जो साउंड, जो वॉइस बॉक्स है जिसको आप लेरिनिक्स बोलते हैं, उसके द्वारा ही साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया, उसी को आप वाक यंत्र बोलते हैं, उसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपकी जो श्वास नली है इसके सिरे पर होता है, ये ऊपर होता है, ठीक है, और उनके बीच में निकलने के लिए वायु, एयर निकलने के लिए एक झिरी, छोटी सी झिरी बनी होती है। तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक यानी कि फोर्स से झिरी से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। When the lungs force air out through the glottis, ग्लोटिस से नहीं आता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट,
ठीक है। द लिरिनिक्स इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? पहला और थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर सही रहेगी। वैसे व्हेन द लंग्स फोर्स एयर आउट थ्रू द ग्लोटिस द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ओनली पहली और थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर सही रहेगी, सी ऑप्शन लगाओगे। नेक्स्ट बताइए, महिलाओं में वाक तंतु पुरुषों में वाक तंतु से क्या होता है? 5 mm छोटा होता है या 15 mm छोटा होता है, 5 mm लंबा होता है, 15 mm लंबा होता है। महिलाओं का जो वोकल कॉर्ड है वो है आर, छोटा होता है कि महिला पुरुषों से बड़ा होता है? तो यहाँ पे देख लेना और आप मेरे को आंसर बता देना। बोलती तो बहुत है महिलाएं, लेकिन छोटा होता है कि बड़ा होता है आप बताओगे होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की PDF 230 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।